करेंगे मुरादाबाद से खबर आपको बता दें 10 मार्च को मतगणना होनी है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मतगणना को लेकर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मतगणना स्थल पर पूरी तरह से फोन पर पाबंदी रहेगी। जो भी सूचना है वो मीडिया सेंटर तक दे दी जाएगी। डीएम ने आगे कहा कि मतगणना कर्मियों का पहला प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है, जबकि दूसरा प्रशिक्षण 9 मार्च को यानी कल होगा। पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती का काम होगा और इसके बाद जिले के उन कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी है। जितने बूथ हैं उसके हिसाब से काउंटिंग की जाएगी। इसके अलावा नगर की विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक टेबल लगाए जाएंगे, क्योंकि यहां पर मतदाताओं की जो संख्या है बहुत ज्यादा है और ऐसे में इसके लिए अतिरिक्त टेबलों का कार्य किया जाएगा, अतिरिक्त टेबल लगाई जाएंगी। तो मुरादाबाद की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीएम ने मतगणना को लेकर जानकारी दी है और इस दरमियान एसएसपी ने भी कमान संभाल के रखी है। पुलिस प्रशासन के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और जो मतगणना स्थल पर कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी, जो कर्मचारी इसमें मतगणना में उस दिन शामिल होंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले जो फेज का प्रशिक्षण है वो उनका समाप्त हुआ। अब 9 तारीख को उनको फिर से यानी कि 9 मार्च को फिर से उन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, आरोप प्रत्यारोप न लगे। ये तमाम सारी चीजें हैं जो कि जिला प्रशासन के लिए एक कड़ी चुनौती और बड़ी चुनौती का काम होता है। ऐसे में कमर कसती हुई प्रशासनिक टीम यहाँ पर देखती नजर आई है और एसएसपी ने भी सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम ने भी इस बाबत ये जानकारी दी है कि किसी तरह की मतगणना में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। साथ ही मोबाइल फोन पर भी पाबंदी लगी रहेगी। 9 मार्च को मतगणना कर्मियों का यहाँ प्रशिक्षण जो हुआ है वो एक प्रशिक्षण पहले हो चुका है और 9 मार्च को दूसरा प्रशिक्षण होने वाला है। मतगणना को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। 10 मार्च को 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उधर गोंडा में प्रशासन ने मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि आगामी 10 मार्च को विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है और सभी दिग्गजों की किस्मत फिलहाल ईवीएम में कैद हो चुकी है। जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार प्रत्येक विधानसभा की मतगणना के लिए 14 टेबलें बनाई गई हैं। 7 विधानसभाओं की ईवीएम की मतगणना कुल 98 टेबलों पर होगी। इसके साथ ही पोस्टल बैलेट के लिए विधानसभा वार अलग से टेबलें बनाई जाएंगी। मतगणना कार्य के लिए रिजर्व पार्टियों सहित 161 पार्टियां रहेंगी, जिसमें 133 पार्टियां ईवीएम की मतगणना और 28 पार्टियां मतपत्र की गणना के लिए लगाई गई हैं। एक टेबल पर रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की यहां पर टेबल बनाई गई है। तो वहीं मतगणना कार्य में करीब 644 कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। तो ये गोंडा की खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और इसकी तैयारियां अब मतगणना की लगभग पूरी हो गई हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है और आपको बता दें कि किसी को भी यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। इस दरमियान प्रशासनिक अधिकारी या फिर निर्वाचन से जुड़े हुए निर्वाचन अधिकारी ही यहाँ पर जाकर मौका मुआयना करते हैं। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखी गई हैं ईवीएम और जो गिनती है वो 10 मार्च को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके लिए पूरा जो खाका है वो प्रशासन ने तैयार कर लिया गया है। कितनी टेबलें लगनी है, कितने कर्मचारी कहां कहां मौजूद रहेंगे। साथ ही मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। किसी के मोबाइल ले जाने की अनुमति अंदर नहीं होगी। और गोंडा में आपको बता दें कि 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 10 मार्च को यहाँ प्रत्याशियों के भाग्य का जो फैसला है वो ईवीएम से बाहर आएगा। गोंडा में 644 कर्मी इस दरमियान मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे, मतगणना में शामिल होंगे। और चलिए रुक करेंगे न्यूज रूम का। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, मतगणना की तैयारियां जारी हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कहीं टेबलें बढ़ाई जा रही हैं, कहीं ये पूरा खाका जो है वो तैयार किया जा रहा है। 9 तारीख आते आते सभी प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा और जो दिग्गज हैं उनकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। कल 9 तारीख है और 9 तारीख की रात कत्ल की रात मानी जाएगी।
बिल्कुल सुनील, देखिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सभी जनपदों में जो स्ट्रांग रूम है उसके बाहर सभी राजनीतिक दलों के जो कड़ी निगरानी है, सीसीटीवी प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी लगाए गए हैं और 3 कोर्ट में कहीं सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। एक तरफ जहां पुलिस निगरानी कर रही है, वहीं पे अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी लगाया गया है कि किसी प्रकार का यहाँ पर अनदेखी न हो सके, किसी प्रकार की यहाँ पे अनहोनी न हो सके। इसलिए देखिए चुनाव आयोग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए ये सब कवायद जो है की जा रही हैं, क्योंकि 10 मार्च को रिजल्ट आना है। ऐसे में जो तैयारियां थी पहले से पूरी कर ली गई थी, क्योंकि चुनाव के बाद काउंटिंग होता है, काउंटिंग के बाद रिजल्ट सुनाया जाता है। तो ऐसे में चुनाव जो आयोग होता है और जिला प्रशासन होता है उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वही राजनीतिक दलों की बात करें तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनके जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं राजनीतिक पार्टियों के, वो सब अपना पहरा दे रहे हैं और अपने तरीके से वहां पर चौकसी बरते हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो प्रत्याशी मैदान में उतरे थे उनका किस तरीके से रिजल्ट आता है। हालांकि सारी राजनीतिक दल और प्रत्याशी पूरा दमखम के साथ में मैदान में उतरे थे और अपनी अपनी बातों को रख रहे थे जनता के बीच में। अब जनता ने उनको कितना सराहा है और अपना मत दिया है कि नहीं दी, वो 10 तारीख यानी परसों सामने आ जाएगा सुनील। बिल्कुल विनोद, जाहिर तौर पर, और ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, और इस दरमियान कई जगह इस तरह की व्यवस्था भी देखने को मिल रही है कि राजनीतिक दलों के लोग स्ट्रांग रूम के अंदर जो ईवीएम कैद हैं उसको लेकर भी बड़े चिंतित हैं। वो ये मान रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ईवीएम के साथ कोई खेला हो जाए, क्योंकि ये संभवतः न जाने किस किस के जहन में आ रहा है और इसको लेकर बड़े चिंतित हैं। हालांकि एक बड़ा दायरा रखा गया है विनोद कि आप जो मतगणना केंद्र है उसके 200 मीटर 300 मीटर के परिधि में आप आ नहीं सकेंगे और मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा का जो व्यवस्था है वो कई लेयर में लगाया गया है, यानी कि ये मान लीजिए कि ईवीएम जो है, जो अंदर स्ट्रांग रूम में बंद है, इस वक्त ऐसा पहरा है वहाँ जैसे न जाने किसी बॉर्डर पर पहरा रहता है या फिर देश की आंतरिक सुरक्षा का जब मसला होता है वहाँ पर फोर्स तैनात की जाती है। इस तरह की स्थिति है विनोद। जी बिल्कुल सुनील, देखिए जब राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने जो कार्यकर्ताओं को इस बारे में बताया कि जब चुनाव हो जाएगा तो स्ट्रांग रूम के बाहर उनको वहाँ पर पहरा देना पड़ेगा और सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर जाना पड़ेगा, किसी प्रकार की वहाँ पर अनियमितता न हो जाए, किसी प्रकार गड़बड़ी न हो जाए, कोई भी ना कर सके, चाहे वो सरकार सिस्टम के अंदर का हो या सिस्टम के बाहर का। देखिए एक मामला सामने आया था सुनील लखनऊ में कि एक जो सरकारी गाड़ी थी वो स्ट्रांग रूम के अंदर जा रही थी, तो बाहर जो ड्यूटी कर रहे थे लखनऊ के जो लोग थे, जो प्रत्याशी थे और उन जो राजनीतिक दलों के जो पार्टियों के लोग थे, वो वहां पर पहरा दे रहे थे। तो उस गाड़ी को रोक लिया और उसके छानबीन किया तो उसमें हथौड़ी प्लास वगैरह सब मिला था। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठाया था चुनाव आयोग के ऊपर और जिला प्रशासन के ऊपर सवाल भी पूछ लिया था। तो ऐसे में कहीं किसी प्रकार की चूक ना हो जाए, इसलिए राजनीतिक दल और प्रत्याशी वहां पर पहरा दे रहे हैं और किसी प्रकार की गड़बड़ी के चलते उनका जो ग्राफ है या वो उनको हार का मुंह न देखना पड़े, इसलिए वहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ तैनात है। अगर हम बात करें जिला प्रशासन की, जिला प्रशासन ने जो 3 लेयर में जो सिक्योरिटी तैनात की है, वहां पर देखिए सीसीटीवी के साथ में, सुरक्षा बलों के साथ में और करीबन 300-400 मीटर का जो दायरा है उसको पूरी तरीके से घेर लिया गया है कि कोई भी अंदर आ न सके और ना ही अंदर से बाहर जा सके। उसी दिन ये सब कोई अंदर जाएगा जिस दिन काउंटिंग होगी, वो भी जो ऑथराइज होगा, जो लोग काउंटिंग में जाएंगे उनको पूरी तरीके से राजनीतिक दलों के साथ साथ जो प्रत्याशी हैं उनकी मनोदशा क्या हो जाती है इस दरमियान, क्योंकि जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हुआ है, आज 8 तारीख, कल सुबह का जो सूर्य होगा वो नई सरकार, पुरानी सरकार के लिए होगा और 10 तारीख का जो सूर्योदय होगा वो नई सरकार के लिए खाका तैयार करेगा। ऐसे में कल का दिन भी बेहद खास और महत्वपूर्ण, कल की रात भी बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे में जो प्रत्याशियों की मनोदशा है वो क्या कुछ रहती है, क्योंकि आप लगातार जाते हैं राजनीतिक दलों के लोगों से, आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आम जनता से भी मुखातिब होते हैं, किस तरह की उनकी स्थिति रहती है? जी बिल्कुल सुनील, देखिए जितने भी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, 403 विधानसभा है हमारे उत्तर प्रदेश में।
जितने प्रत्याशी हैं सबको उनकी असलियत अंदर से पता चल गई है, भले से वो बाहर से न कह रहे हो। खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको उनकी जमीनी की हकीकत पता है, और क्योंकि मुद्दे का जो आईना होता है वो प्रत्याशियों को जनता ने दिखा दिया कि भाई ये हमारे मुद्दे थे और इस तरह की खामियां रही, और ये मुद्दा हमारा था जिस पे कंप्लीट आपने फीडबैक नहीं दिया, ना ही उसको कंप्लीट कराया। तो ऐसे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र हुआ होगा, इसका मुंह देखना पड़ा होगा, और इससे सभी राजनीतिक दलों को। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं उनके अंदर ये धारणा आ गई होगी, ये कहीं ना कहीं उनको ये जानकारी हो गई होगी कि वो किस ओर जा रहे हैं, जीत की ओर जा रहे हैं कि या हार की ओर जा रहे हैं। हालांकि वो अभी बता नहीं रहे हैं, लेकिन जो C10 न्यूज का जो पोल आया था उसमें देखिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को 362 का सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है, जो हमने बताया है। तो देखिए 262, माफ करिएगा, 262 मिला है, और अन्य जो लोगों ने अपना पोल दिखाया है वो अलग अलग तरीके दिखा रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों का अपना अपना तरीका होता है एग्जिट पोल करने का। हम जो ग्राउंड जीरो पे निकाले हैं वो 262 समाजवादी पार्टी। जब बंगाल में चुनाव हुआ था उस दरमियान एक दो अगर सर्वे जिन चैनलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी अधिकतर चैनल जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बना रहे थे, लेकिन वो उलट हो गया एकदम से। जब नतीजे आए तो ममता बनर्जी फुल मेजॉरिटी के साथ वहाँ पर सरकार पे काबिज रहीं। हालांकि ममता बनर्जी अपनी सीट जरूर हार गई, लेकिन वो सरकार बनाने में सक्षम रहीं। इसीलिए ममता बनर्जी ने वहाँ पर गेम चेंज किया, उन्हें गेम चेंजर माना गया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया था बंगाल में वो काम नहीं आया, और वहाँ पर जो हिंदुत्व की बात हुई, तमाम सारी चीज़ें हुई, वो काम नहीं आई। उत्तर प्रदेश में अभी भी C10 न्यूज़ पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बना रहा है, 262 सीटें, और जो आंकड़ा है हम नेक टू नेक जो फाइट बता रहे हैं। और देखिए जिस जिले में विनोद समाजवादी पार्टी का बस नहीं चला है, जहां पर समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है, वो भी हमने दिखाया कि कहां कहां भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, कहां समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। और अगर बाकी चैनलों की अगर तुलना की जाए तो उन चैनलों के मुताबिक अगर C10 न्यूज़ का सर्वे जो किया गया वो अगर सही साबित होता है तो ये मान लिया जाएगा कि बाकी चैनलों का जो सर्वे है वो सोशल मीडिया के ही तहत है। जैसे कुछ खबरों की पुष्टि नहीं होती, वायरल बहुत हो जाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुनील, जो अन्य लोगों का जो सर्वे आया है वो किस आधार पे किए हैं इसको हम न डिस्कस करना चाहते हैं, न लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों को अपनी अपनी तरीके करने के लिए। लेकिन जो C10 ने जो सर्वे किया है, जमीन पे जाके जिन जनपदों पे अपने लोगों के बीच में हमारे C10 के जो लोग गए थे सर्वे करने के लिए, और जिस तरीके का आकलन किया है उसी के आधार पर हमने 262 सीटें समाजवादी पार्टी को दी है, भारतीय जनता पार्टी को उसी आधार पर दिया है, बसपा को दिया है, कांग्रेस को दिया है, और जो अन्य लोग हैं, जो निर्दलीय लोग हैं, और उसमें जो छोटे दल हैं उनके जो सीट आई हैं उनको भी दिया है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल मीडिया के आधार पे जो सर्वे करने वाले लोग हैं वो उनको मुंह की खानी पड़ी थी। जैसे पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ था, आपने जिक्र किया है, तो बता दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सिर्फ 80 सीटें दी जा रही थी इन तमाम लोगों के द्वारा, लेकिन जो नतीजा आया वो बिल्कुल विपरीत आया। तो आज वही वक्त है, देखिए समाजवादी पार्टी को लोग 130 से 148 से 150 तक दिखा रहे हैं, 160 तक दिखा रहे हैं, लेकिन जब नतीजे आएंगे वो बिल्कुल विपरीत होंगे। कहीं ना कहीं उस सब को मुंह की फिर से खानी पड़ेगी, कुल मिलाकर कह दे। देखिए आज जो माहौल है, जैसे कि यानी आपका जो बिहार सर्वे है में बहुत स्ट्रांग लग रहा है विनोद। आपने जमीनी स्तर पर जाकर ईवीएम के उस भूत को भी पढ़ लिया जो उसके अंदर कैद हुआ है, जिन जो ईवीएम का है वो उसके अंदर आपने बहुत बारीकी से सर्वे किया, इसलिए आप चैलेंज भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिन जनपदों में समाजवादी पार्टी का जनाधार है, जिस तरीके के वोट पड़ रही थी, तब भी हम वहां पर थे। जब प्रचार प्रक्रिया शुरू हुई थी तब भी उन जनपदों में जाकर के हम समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा सबकी रैलियों में जाया करते थे और देखा करते थे किस तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा उनके समर्थकों के अंदर और किस तरह का जोश है, और उसी के आधार पर हम आकलन करते थे और पूछते थे घर घर जाके कि भाई क्या मुद्दे हैं आपके। मुद्दों के आधार पर हमने सर्वे किया है कि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं और मुद्दों के आधार पे हमने ये इस पूरा आकलन किया है। देखिए उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कर समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी थी और भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी। बसपा के अलग ही एजेंडे थे, कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस के उस तरह का यहाँ पर दमखम नहीं दिखाई दिया क्योंकि पहले से जो उनकी जमीन खो गई थी उसकी तलाशने में लगी थी प्रियंका गांधी और काफी हद तक कामयाब भी हुई। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इन्हीं दलों के बीच में, दोनों दलों के बीच में टक्कर था।
अब बात करते हैं कि मुद्दों की बात में जो मुद्दे अखिलेश यादव लेके उतरे थे वही मुद्दा जनता का मुद्दा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन सब जगहों पर हमने भारतीय जनता पार्टी को पीछे किया है और समाजवादी पार्टी को आगे किया है। ऐसे कई जनपद है जहां पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, जिस तरीके से अपने मुद्दों को सामने किया था, एक हिंदुत्व का एजेंडा सामने लाया था। हालांकि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अथक प्रयास किया कि उन्हीं मुद्दों को सामने ला करके खड़ा किया जाए। देखिए, जब चुनाव का आगाज हुआ था तो कैराना का मामला, ऐसे कई मुद्दों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा जो कि पिछले जब यानी विनोद, ये 2017 माना में जा रहा है कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जो प्रयोग किया वो इस बार सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाकी के जो प्रयोग किए गए थे पहले, चाहे बहन जी के साथ हो या फिर राहुल गांधी के साथ हो, वो प्रयोग चल नहीं पाए थे, सफल नहीं हो पाए थे। इसलिए एक अलग से प्रयोग किया गया। किसी भी ऐसे राजनीतिक दल को अखिलेश यादव ने शामिल नहीं किया, उसके साथ गठजोड़ नहीं किया जो अपने आप में हुंकार भरता हो। उन्होंने वही राजनीतिक दलों को लिया जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनको उन्होंने बड़ा मंच दिया। जी बिल्कुल सुनील, देखिए यही प्लस पॉइंट है अखिलेश यादव का। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उन्होंने बड़े दलों को साथ में नहीं लिया, क्षेत्रीय दलों को, छोटे दलों को अपने साथ में लिया, जिनके पास वोट बैंक है स्थानीय लेवल पर। देखिए, ओम प्रकाश राजभर को लेने का एक कारण था, स्ट्रॉन्ग कारण था अखिलेश यादव का। पूर्वांचल के ज्यादातर सीटों पर राजभर और उनके वर्ग के लोगों का वोट बैंक ज्यादा है, जहां से अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी उतारा है और कई गठबंधन का प्रत्याशी नहीं है। इसके बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर का बड़ा वहां पर महत्व है, तो वहां पर ओम प्रकाश राजभर को भेजा था कि भाई आप प्रचार करिए, गठबंधन को लोग वोट करें। तो देखिए, 2017 में जो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया था, जो काम, वही इस बार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए काम किया। वो तो काम आया, लेकिन उसके साथ में अखिलेश यादव की मेहनत और आगे की सोच, मुलायम सिंह के जो गठजोड़ था, मुलायम सिंह के सोच के साथ साथ में प्लस करके अखिलेश यादव ने अपनी सोच आगे बढ़ाई और इस बार के चुनाव में वो आगे ले गए। देखिए, कई ऐसे मुद्दों को वो सामने लाए। सबसे पहला मुद्दा पुरानी पेंशन बहाल करने का। पुरानी पेंशन बहाल करने का जो थॉट उनके अंदर आया, सबसे बड़ा उनको आगे ले गया। देखिए, पूर्वांचल में ज्यादातर जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके घर में 10 से 5 वोट, 8 वोट, जो भी वोट होंगे, अगर एक आदमी का हित हो रहा तो पूरा परिवार उसी को वोट दे रहा था। पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर दी। किसानों के लिए ऐसा पूरा तैयार किया है, रोड मैप तैयार कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से किसानों के अंदर एक नई आस जाग गई। वही आस कहीं जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए ऐसा करेगी, आय दुगनी वाली बात, लेकिन अखिलेश यादव ने दूसरे तरीके से बात कर दी, भाई कि जो किसानों के लिए सिंचाई होगी वो फ्री में होगी, एमएसपी निर्धारित कर दी जाएगी, और भी ऐसे कई मुद्दे थे जिसको लेकर बड़ा ही विस्तार तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रचार किया और अपने उस घोषणा पत्र में शामिल किया। देखिए, नौजवानों की बात कर दी, आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरी और ऐसे बेरोजगारों के लिए नौकरी। सबसे बड़ी बात 69,000 शिक्षक भर्ती, टेट वालों की भर्ती, ऐसे कई मुद्दों को वो सामने लाके खड़ा कर दिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर हो गई। वो नौजवान जो नौकरी के लिए लाठियां खा रहे थे उत्तर प्रदेश में, सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पे, उनके ऑफिस पे, और केशव मौर्य के घर पे, दिनेश शर्मा के घर के बाहर लाठियां खा रहे थे, वही अब जो लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, वो प्रचार कर रहे हैं अखिलेश यादव का। ऐसे में नौजवानों के अंदर एक नई आस दिखी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। देखिए, मतदाता इतना जागरूक हो चुका है कि आज वो अपने जनप्रतिनिधि से, अपने विधायक से जाकर पूछ लेता है, आंखों में आंखें डाल के, कि आपने जो वादा किया हमसे, उस वादे का क्या हुआ, वो पूछ लेता है। और ये पालियों में शुरू हो जाएगा। जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और जो क्षेत्रीय विधायक बनकर जाएगा, उससे जैसे रिपोर्ट कार्ड नहीं सरकार मांग लेती है विनोद अपने मंत्रियों से, विधायकों से, इस तरह से अब जनता भी अपना रिपोर्ट कार्ड मांगेगी कि कहाँ है आप जो वादा करके गए थे, क्या सड़क बन गई, यहाँ नाली की व्यवस्था ठीक हुई, पानी की व्यवस्था ठीक हुई। ये जनता मन बना के बैठी है और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता सरकार है, जनता को अपनी आवाज़ हक से उठानी चाहिए। इसलिए ये चुनाव बेहद अहम और ख़ास माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जनता ने जिस तरह से जागरूकता दिखाई है, इस बार राजनीतिक दलों के माथे पर पसीना है और जो बाहुबली, जो वर्चस्व और जो तमाम सारी बातें होती थी कि जो भैया जी से मिल नहीं पाएगा, नेताजी से जो मिल नहीं पाएगा, वो सारी चीज़ें इस बार विराम लगता हुआ नजर आया है। और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें,
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 6:30 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मतगणना को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे अखिलेश यादव। बेहद महत्वपूर्ण ये प्रेस वार्ता मानी जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मतगणना को लेकर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दरमियान यहां से भी वह इस मंच से यानी कि 6:30 बजे जो प्रेस वार्ता होगी मीडिया के सामने, वो कई सारी चीज़ों को रख सकते हैं और बता सकते हैं कि देखिए कहीं कुछ इस तरह की संभावना न बन जाए कि मतगणना के दिन कोई गड़बड़ी सत्ता दल कर दे, यानी भारतीय जनता पार्टी कर दे। ये तमाम सारी चीज़ें इस दरमियान सामने आ सकती हैं। मतगणना को लेकर प्रेस वार्ता की जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विनोद, देखो हम लगातार ये सवाल भी कर रहे थे और जानने की कोशिश भी कर रहे थे। मेरा सवाल भी वही था कि देखिए धड़कनें तो बढ़ी रहती हैं, इसके अलावा डर ये सताया रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जो सुरक्षा बल हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो किसी एक पार्टी के लिए काम न शुरू कर दें या फिर उन पर किसी तरह का कोई दबाव या प्रभाव ना पड़ जाए। इसलिए ये माना जा रहा है कि 6:30 बजे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश, और अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों से वो कहेंगे कि आप भी अपनी निगरानी रखिए। जी बिल्कुल सुनील, देखिए एक बड़ा मामला हो सकता है क्योंकि देखिए चुनाव आयोग की तरफ से जो शिकायतें, चुनाव आयोग को जो शिकायतें कर रहे थे समाजवादी पार्टी के जो नेता जैसे नरेश उत्तम पटेल ने, देखिए प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने कई शिकायतें ऐसे कर डाली थी जिसका संज्ञान चुनाव आयोग ने नहीं लिया। आज जो पूरा मामला सामने आया है ये है कि जो स्ट्रांग रूम के बाहर जो ड्यूटी लगाई जाती है, जो राजनीतिक दलों की ड्यूटी लगाई जाती है, उन ड्यूटी में जो निर्वाचन अधिकारी है वहाँ के, वो उन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं कर रहे, जिसको लेकर के नरेश उत्तम पटेल ने इस बात की शिकायत की थी। ऐसे कई ऐसे मामले हो सकते हैं जिसको लेकर के आज अखिलेश यादव 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ऐसा कई मुद्दा हो सकता है। देखिए ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है। सुनील, देखो अब से कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अर्जेंट में मैसेज देने को कहा है कि ये अचानक ही हुआ है कि सभी मीडिया को बुलाया जाए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो। तो देखिए एक बड़ा मामला हो सकता है। अब से कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग से संबंधित चुनाव को लेकर के एक जो काउंटिंग होने जा रही है उसको लेकर के भी कई ऐसी बड़ी बात हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी सुनील कि क्या कुछ अखिलेश यादव कहते हैं। विनोद, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने को लेकर अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज 8 मार्च का दिन भी खत्म हुआ है। शाम के 6:30 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करेंगे। रात निकलेगी और फिर दिन होगा, सुबह होगी। 9 तारीख की सुबह और 9 तारीख की रात बेहद महत्वपूर्ण और खास मानी जा रही है क्योंकि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का भविष्य तय हो जाएगा कि आखिरकार किसके हाथों में जाएगा, कौन किसके सर पर जीत का सेहरा बंधेगा। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए विनोद, बहुत धन्यवाद आपका।